Well, in this video, we are going to discuss the oscillation for the sake of competitive exam. हम competitive exam के को ध्यान में रखकर हम oscillation chapter को अब फास्ट मोड में रिवाइज करना चाहते हैं। तो देखिए आपके पास है ऑसिलेशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन या को हम डिस्कस करेंगे। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक जो सिंपल हार्मोनिक वेव है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एज एक्स द फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो। तो इस फार्मूला में जितने पैरामीटर्स हैं सबसे पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। इसमें एक्स द फंक्शन ऑफ टी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि पार्टिकल का एट एनी इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना है। और जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता है उस वैल्यू को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट का हम नाम बदल देते हैं। और ये कोसाइन फंक्शन हो गया। ओमेगा इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टी इज़ द इंस्टेंटेनियस टाइम। देखिए इसमें दो बातें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये कोई सर्कुलर मोशन है, इसको टाइम टी लगता है पूरा, तो टी है आप पूरा टाइम पीरियड ये ए से लेके वापस ए तक आने पर जो पर किसी भी टाइम पर बॉडी कहाँ है, ये है स्मॉल टी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाइव ज़ीरो जो है वो इनिशियल फेज़ है। और आप देखें कि इसमें ओमेगा टी प्लस फाइव ज़ीरो जो है दिस इज़ द फेज़ ऑफ द मोशन, इसको फेज़ ऑफ द मोशन हम बोलते हैं। अब चलिए आगे। सवाल ये है कि क्या आप एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को इसी इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोसाइन वेव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं। ये जो कोसाइन वेव है वो उसका जो रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। जब टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर यदि पार्टिकल का कोई डिस्प्लेसमेंट जो एग्जिस्ट करता है और उसके बाद वो एक सिंपल हार्मोनिक वेव बनती है तो इसको हम कोसाइन वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। बट यदि पार्टिकल का जो वेव मोशन है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, यदि आपका जो जैसे आप झूला झूलते हैं तो आपका जो मोशन है यदि यहाँ से स्टार्ट होता है तो आप इसको साइन वेव से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैं ऐसे कह सकता हूँ, इस तरीके का यदि वेव मोशन होगा तो उसको आप साइन वेव से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। इसमें ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा जैसे पहले हम वेव लेंथ की बात करते हैं। वेव की लेंथ क्या होती है, जैसे एक गोला है आपके पास ऐसे करके, इस गोले को आप दो हिस्सों में काट दीजिए तो उसका एक पार्ट ये हो जाएगा और एक पार्ट ये हो जाएगा। ये डिस्टेंस जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको वेव की लेंथ बोलते हैं। इस वेव की लेंथ को ये कितनी लेंथ एक सेकंड में पार्टिकल कवर कर देता है उसको हम बोलते हैं उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में एक पार्टिकल जितनी वेव लेंथ कवर कर देगा उसको उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, राइट। अब हम चलते हैं आगे कि हमारी जो ये वेव इक्वेशन है, इस वेव इक्वेशन को यदि हम आगे डिस्प्लेसमेंट को हम डिफरेंशिएट करते हैं, डी एक्स पॉन डी टी हम यदि निकालते हैं तो वो क्या वाला है, हम डेरिवेटिव इसका निकालेंगे ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो। यदि हम इसको दोबारा फिर से आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा और ये वाला पार्ट हो जाएगा फार्मूला इस्तेमाल करके साइंस के थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस के थीटा, और ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसको समझने के लिए हम आपको इस डायग्राम नंबर 1 पर लेके चलते हैं। तो इस डायग्राम में यदि आप देखें कि जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा x इज इक्वल टू जीरो और यहाँ जाके जो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता है उसका नाम एम्पलीट्यूड होता है। तो यदि x इज इक्वल टू जीरो होता है तो आप यहाँ x इज इक्वल टू जीरो पुट करके देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा टाइम a हो जाएगा। और ओमेगा टाइम a होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। और यदि आप एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचते हैं तो आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू ए। अब यहाँ आप x इज इक्वल टू ए यदि आप सब्सटीट्यूट करते हो तो एक्स स्क्र क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र हो जाएगा। तो यह होगा ए स्क्र माइनस ए स्क्र, ए स्क्र माइनस ए स्क्र इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इसमें वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट विल बिकम इक्वल टू जीरो। सो दिस सो इंटरेस्टिंग, ये बहुत सुंदर तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा। और आगे यदि हम इस इक्वेशन को आगे फर्दर फिर डिफरेंशिएट करते हैं, दोबारा डी वी अपॉन डी टी निकालते हैं और दोबारा फिर उसको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो हमें पाते हैं कि ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और यदि मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ से ओमेगा को टू पाई बाय टी इस्तेमाल करके हम यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन एक्स, तो ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाय टी, तो टी का वैल्यू जो आ जाएगा वो टू पाई अंडर रूट ये रह जाएगा एक्स बाई मीन्स हमेशा टाइम पीरियड जो इसका होगा वो डिस्प्लेसमेंट ओवर एक्सेलरेशन होगा उसका स्क्वायर रूट होगा, ओके।
अब हमारे पास डिफरेंट फॉर्म के सिंपल हार्मोनिक मोशन अवेलेबल होते हैं। जैसे हमने देखा कि यदि हमारे पास एक झूले झूलने का एग्जांपल है, जैसे ये हमने आपके साथ बात की, यदि इस तरीके का हमारे पास एग्जांपल है, तो हमारे पास टाइम पीरियड आता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट ओवर एक्सेलरेशन, राइट। तो उसके बाद है, यदि मान लो कि आपके पास इसकी जगह ये फिगर ना हो के यहाँ आपके पास एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसके साथ आपने कोई मास m अटैच कर दिया है, जिसकी वजह से उसका वेट mg हो जाता है। ये नीचे जाएगा, ये नीचे से आप इसको खींचेंगे और उसके बाद ये अपनी इस पोजीशन के किनारे बैक एंड फॉरवर्ड मोशन करेगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, तो इसको हम इसी फार्मूले से कन्वर्ट करके रख देंगे। आप जानते हैं F इज इक्वल टू एम ए, और जो हुक्स लॉ में जो फोर्स होता है ना वो के एक्स के बराबर होता है। तो आप देखें ये आपके पास आ जाएगा एक्स बाई ए, ये आपके पास एग्जिस्टिंग फार्मूला है। एक्स बाई ए को आप लिख सकते हैं एम बाई के, तो आप इसको रिप्लेस कर दीजिए। टी इज इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि यूनिट वाइज वो करेक्ट रहना चाहिए। तो यदि एक्स बाई ए पुट करने के बाद उसका स्क्वायर रूट करने के बाद इसमें सेकेंड के यूनिट बनते हैं, तो क्योंकि एक्स बाई ए जो है वो एम बाई के बराबर है, तो इसके भी यूनिट वही आएंगे। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के आप लिख सकते हैं। यदि आप अपने स्प्रिंग को n इक्वल पार्ट्स में काट देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे स्प्रिंग है, ठीक है, इस स्प्रिंग को, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, आपने क्या किया, इसको यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, तो जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट k प्राइम होगा वो n टाइम k हो जाएगा। तो जहाँ k है अब वहाँ आप यहाँ देखिए काटने के बाद क्या होगा, जो नया टाइम पीरियड होगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के प्राइम होगा। तो इस के प्राइम की जगह आप n टाइम k पुट कर सकते हैं। तो n टाइम k जब पुट करेंगे तो आपके पास नया टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन n इंटू के। तो ये आ जाएगा t प्राइम इज इक्वल टू t बाई स्क्वायर रूट ऑफ n। मीन क्या हुआ, यदि आप एक स्प्रिंग को डिफरेंट पार्ट्स में काटते हैं तो उसका जो नया टाइम पीरियड होगा काटने के बाद वो घट जाएगा। ओके, आगे हम बात करते हैं कि जो एनर्जी की यदि हम बात करते हैं, तो एनर्जी, यदि एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है 1/2 के एक्स स्क्वेयर। तो के स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स आप यहाँ से इसमें पुट कर सकते हैं। ये देखिए, तो एक्स का हमने पढ़ा कि जो एक्स है हमारे पास के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वेयर होता है, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वेयर। ये देख लीजिए आप यहाँ से, यहाँ के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वेयर यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, और एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यदि आप साइन वेव से इसको रिप्रेजेंट करते हैं देन इट इज़ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और यदि आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो 1/2 एम बी स्क्वायर होता है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये देखिए वी का स्क्वायर करिए, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको आप यहाँ पुट करके रख दीजिए, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी को यदि आप इस टर्म में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे करके यहाँ डायरेक्ट भर सकते हैं, 1/2 एम वी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। तो वी स्क्वायर की जगह आप भरेंगे ए के, और ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। सो यू कैन राइट डाउन इट इन दिस टर्म ऑल्सो। सो नेक्स्ट इज के आप देखेंगे यदि आप स्प्रिंग को काट काट के अलग तरीके से जोड़ते हैं, मतलब आपने स्प्रिंग के पार्ट किए, हम इस यहाँ से चर्चा को अपनी जारी रखते हैं आगे। यदि आपने स्प्रिंग के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उसके बाद आपने उस स्प्रिंग को सीरीज में जोड़ दिया, मीन्स स्प्रिंग को आपने ऐसे जोड़ा और उसके बाद अगले स्प्रिंग को ऐसे करके जोड़ दिया, राइट। तो उनका स्प्रिंग कौन सा, सभी का के है। तो ये जो स्प्रिंग होता है ना, यदि आप +2 आपने कर रखा है तो आप जानते हैं कि कैपेसिटर की तरह ये बिहेव करता है। जैसे कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ें या पैरेलल में जोड़ें तो स्प्रिंग जो है वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। वैसे भी आपको मेमोरी मैप की तरह याद करने के लिए देखिए ये आगे आगे जैसे कैपेसिटर की अरेंजमेंट की शेप ले रहा है ये, तो इसको याद करना आपको आसान हो जाएगा। कैपेसिटर में आप देखते हैं कि जब आप दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ते हैं तो उनकी कैपेसिटेंस ऐड हो जाती है और उनकी जो नेट कैपेसिटेंस होती है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज़्यादा हो जाती है। और यदि हम सीरीज़ में जोड़ते हैं तो नेट कैपेसिटेंस जो है वो उसकी जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से घट जाती है। ये आगे C1 C2 पर C1 + C2। अब आप जब स्प्रिंग को सीरीज़ में जोड़ेंगे तो जैसे कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, तो इसकी जो टाइम पीरियड होगा उसमें क्या आएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, ये वाला फार्मूला है। अब आप के की जगह आप इसको रिप्लेस कर देंगे, नीचे लिखेंगे K1 K2
और ऊपर लिख देंगे K1 प्लस K2 और M को वैसे ही रहने देंगे। हम ये कह सकते हैं कि जो नया टाइम पीरियड होगा वो पुराने टाइम पीरियड से ज़्यादा हो जाएगा। ओके, उसे जो नया टाइम पीरियड जो होगा वो पुराने टाइम पीरियड से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आप जब स्प्रिंग को आप सीरीज़ में जोड़ेंगे तो सीरीज़ में जोड़ने के बाद क्या होगा, ये वाला जो वैल्यू है वो CS घट जाएगा। तो घटने के बाद जब स्प्रिंग कांस्टेंट घटेगा तो TS जो है टाइम पीरियड इन द सीरीज़ व्हेन द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़ तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरीके से जब स्प्रिंग्स को आप पैरेलल में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ने के बाद क्या होगा, उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट K1 प्लस K2 हो जाएगा। तो आप फार्मूला यही रखिए, फंडामेंटल फार्मूला स्प्रिंग का। तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K की जगह क्या आ जाएगा, इट इज़ K1 प्लस K2 हो जाएगा। तो जो टाइम पीरियड है व्हेन द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन TP विल बी लेस देन द टाइम पीरियड ऑफ द सिंगल स्प्रिंग। इसके बाद हम चलते हैं सिंपल पेंडुलम। अब ये देखिए कि चैप्टर कितना आसान आपको लगेगा और इसके आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप कितने आसानी से कर सकते हैं। सिंपल पेंडुलम में क्या होगा, आप फंडामेंटल फार्मूला दोनों याद रखिए, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट X अपॉन A एंड T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K, राइट। तो ये दोनों ही फार्मूला एक जैसे हैं। अब आप ऐसा करिए कि F इज इक्वल टू MA होता है, पर जब आपने कोई मास लटकाया होता है तो A इज इक्वल टू G हो जाता है, और वो KX की जगह L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन द सिंपल पेंडुलम। ये देखिए ये लेंथ L हो जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा MG इज इक्वल टू K टाइम L। तो M अपॉन K जो है वो हो जाएगा L अपॉन G। तो आप M अपॉन K की जगह L अपॉन G रख दीजिए, तो ये पेंडुलम का टाइम पीरियड निकल जाएगा। इसी तरीके से यदि आपने लिक्विड भर रखा है यू ट्यूब में, ये है आपके पास यू ट्यूब, राइट, इसमें आपने लिक्विड भर रखा है, शुरू में आपने इसको इस हाइट तक भर रखा है, फिर आप यहाँ से इसको प्रेस करते हैं तो ये थोड़ा नीचे उतर जाता है, तो इतना ऊपर चढ़ जाता है, बाई यूनिट नीचे उतर जाता है तो बाई यूनिट ऊपर चला जाता है। पर इसका जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड ऑफ द लिक्विड इन द यू ट्यूब वो रहेगा T इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट H अपॉन G। तो जिस हाइट तक आपने शुरू में लिक्विड भर रखा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसे ही आप ऐसा लें, आप अर्थ सरफेस के ऊपर यदि आप ऐसा होल्ड कर दें और यहाँ से कोई आप पार्टिकल ड्रॉप करते हैं तो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, बैक एंड फॉर्थ मोशन करता है। तो वो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर। तो एल की जगह आप आर लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। आई होप दैट यू विल एंजॉय दिस एंड यू टू रिवाइज दिस चैप्टर ऑसिलेशन एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।